आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की योजना से ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग है वो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से यानी कुछ उसके प्रयोग सीखे थे और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं ये हम लोगों ने सीखा था। अब इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि सबसे पहले अंक गणित की एवं आधारभूत प्रमेय ये क्या है। तो ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या है भाज्य संख्या को एवं अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। तो ये है वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कि कोई भी भाज्य संख्या है, मान लो 6 है और उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो 6 को यदि अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखते हैं तो 2 × 3 तो ऐसा यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ये तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम प्रश्नावली में आते हैं 1.2 का यानी पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारा अभाज्य आया है तो जो ये संख्या आएगी वो सब अभाज्य होगी और अभाज्य संख्या की परिभाषा आप जानते हो, पिछली कक्षाओं में और छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसका पहला सवाल है ये है तो वो कितना 140। अब देखिए 140 के अंदर 2 का भाग जाता है तो ये है वो 70 बार गया। अब 70 में वो इकाई का अंक 0 है इसलिए 2 का भाग जाता है तो 70 के अंदर 2 का भाग दिया तो है वो भाग वो 35 बार गया। अब यहाँ इकाई का अंक 5 है तो 5 है तो 2 का भाग तो जाने की कोई संभावना नहीं है। तो 3 का देखते हैं तो इस दोनों का योग 3 + 5 कितने होते हैं कि 8 होते हैं। जो हमने 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ा था उसके अंदर ऐसा था कि अंकों का योग में यदि 3 का पूरा भाग जाता तो उस संख्या में 3 का भाग। तो ये 35 है 5 है तो इस 5 का भाग है वो 35 में दिया वो 7 बार गया। अब 7 में 7 का भाग है वो कितनी बार गया 1 बार गया। तो यहाँ है वो 140 के है वो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 5 × 7। तो ये 2 है वो 2 बार आया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है वो व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF का मतलब है महत्व समावर्तक और एलसीएम लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल है HCF × LCM के बराबर होता है। क्योंकि गणित के अंदर सबसे पहले हमको प्रश्न समझना जरूरी है यानी प्रश्न क्या कह रहा है और उसमें क्या ज्ञात करना है। तो इसके अंदर महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करना पहले और ज्ञात करने के बाद उसके अंदर हम लोगों को बाद में जांच करनी है जो हमें संख्या दी गई है नीचे उस संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल करना और जो आपका HCF और LCM आप लोगों ने ज्ञात किया है उसका गुणनफल करना और देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो HCF × LCM के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है वो 26 और दूसरा 91 यानी 26 और 91 हमारे पास 2 संख्या। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 26 में 2 का भाग दिया तो 13 बार गया।
अब हम लोग जानते हैं छोटी संख्या है तो हम सीधे ही जान लेते हैं कि 13 है वो अभाज्य संख्या। तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 में 13 का भाग कितनी बार गया? एक बार। अब दूसरी संख्या ली है वो 91। अब हमको 91 के अंदर जब हमें विभाजनता के नियम याद होंगे तब हम तुरंत पहुंच जाएंगे। तो 91 के अंदर 7 का भाग, तो क्या 7 का भाग दिया, तो 91 के अंदर यदि 7 का भाग देते हैं तो भागफल 13 प्राप्त होता है, यानी 13 बार भाग है। तो ये 13, अब 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, और भाग कितनी बार जाएगा? वो एक बार। तो ये 26 को लिख दिया 2 × 13 और 91 को लिख दिया 7 × 13। अब इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो महत्तम समावर्तक के अंदर ये होता है HCF के अंदर कि हम लोगों को मान लो यानी 2 संख्याएं दी है, 3 संख्याएं दी है ऐसा, तो यहाँ 2 संख्याएं अलग अलग दी है। अब 2 संख्या के अंदर जो संख्या है वो कॉमन आती है वो HCF के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, और परंतु वो 13 इसमें भी है और इसमें भी है, और बाकी कोई भी संख्या इसके अंदर है वो नहीं, समान नहीं है। तो इसका HCF कितना हो गया? तो है 13 हो गया। अब देखिए मान लो यहाँ और भी संख्याएं होती तो करते। अब लघुत्तम समावर्ती के अंदर ये होता है कि जो संख्या यानी दोनों के अंदर कॉमन आ रही है वो तो हमें एक बार ही लिखना है, और शेष संख्याएं जो बची है वो इसके अंदर है लिख देते हैं। तो 13 तो एक बार लिख दिया, 2 और 7 ये दोनों भी ना, तो 2 × 7 × 13 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास है? लघुत्तम समावर्ती आ जाएगा 182। अब हमको जांच करनी है, तो जांच करते हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या हमारे पास कौन सी है? 26 और 91। तो 26 को 91 से गुणा किया तो 2366। और दूसरा है कि HCF × LCM का गुणनफल। तो HCF हमारे पास कितना आया? 13 आया, और LCM कितना आया हमारे पास? 182 आया, और 13 को 182 से गुणा किया तो 2366 प्राप्त हुआ। तो इस दोनों को देखने पर हमें प्राप्त हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF × LCM के गुणनफल के बराबर होगा। अब तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात। वहाँ तो हमें 2 संख्या ही दी गई थी, 2 पूर्णांक ही दिए थे, और यहाँ 3 पूर्णांक दे दिए। तब हम HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं ये करना। तो हमारे पास संख्या है 12 और दूसरी 15 और तीसरी है वो 21। अब देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड किया तो 12 के अंदर 2 का भाग जाता है तो 6 बार गया, और 6 के अंदर 2 का भाग जाता है तो 3 बार गया, और 3 में 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। अब 15 है तो 2 का तो जाता नहीं है तो 3 का जाता है, तो 15 में 3 का भाग दिया 5 बार गया, और 5 में 5 का भाग दिया वो कितनी बार गया? 1 बार गया। अब तीसरी संख्या 21 है, तो हम लोगों का 21 के अंदर 3 का भाग दिया 7 बार गया, 7 में 7 का भाग दिया 1 बार। तो यह लिख दिया 12 बराबर 2 × 2 × 3। ये 2 बार आया इसलिए घात के रूप में लिख दिया 2 की घात 2 × 3। अब 15 है 3 × 5, और 21 है वो 3 × 7, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड। अब HCF ज्ञात करना है। तो HCF के अंदर हमने जितने यानी पूर्णांक दिए गए हैं उस सब पूर्णांकों के अंदर जो कॉमन आता है वो उसका है HCF होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 हो गया। अब दूसरा उसके अंदर कोई समान नहीं। यदि कोई दूसरे और संख्या समान होती तो वो संख्या लेकर के फिर गुणा करते और फिर उसका गुणनफल आता, वो उसका HCF। परंतु इसके अंदर तो केवल 3 ही आ रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो गया? 3 हो गया, महत्तम समावर्तन। अब LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करते हैं तो
हम लोगों ने पिछले सवाल के अंदर भी यही देखा था कि जो कॉमन आता है वो तो एक बार ही लिखना है, और यदि यहाँ है वो 3 पद है तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि यदि 2 संख्या है, इस दोनों पूर्णांकों में भी कॉमन आता है तो उसको भी एक बार ही लिखना। अब देखिए ये तीनों संख्या के अंदर तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई, इसलिए ये लिख दिया कि यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ कहीं नहीं है तो 2 की घात 2 लिख दिया, और तीनों में कॉमन आ रहा है तो 3 लिख दिया, और 5 है वो 5 लिख दिया, और ये 7 लिख दिया। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 हो गए 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो सबको इसको गुणा किया तो उत्तर आया हमारा 420। तो इस प्रकार से हम लोगों ने HCF और LCM। अब मान लो आप लोगों के भी दिमाग में बात दौड़ती होगी कि मान लो ये 3 संख्या है और तीनों के अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो HCF क्या होगा? तो HCF का मान उसके अंदर आप लोगों का कितना प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा आपका है वो 1 प्राप्त होगा, यानी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। LCM के अंदर तो वही स्थिति है, उसके अंदर तो घबराने की आवश्यकता नहीं।